उसके लरजते होंठ जैसे मुझे दावत दे रहे थे कि उन्हें छूकर देखूं। मैं हमेशा उसके लिपस्टिक कभी फर्श पर तो कभी शीशे के दरवाज़ों पर छपी देखता, जो मेरे जिस्म को सुलगा के रख देती। वो नादान लड़की तो जानती भी नहीं होगी कैसे उसकी मासूम बेवकूफ़ियाँ मुझे खींच रही थी उसकी जानिब और मजबूर कर रही थी कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाऊं। और मैंने फैसला कर लिया था, मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाऊंगा, ज़िंदगी भर उठाऊंगा। वो अपने वजूद में हिम्मत जमा कर मेरे रूबरू खड़ी हुई। उसका इरादा लड़ने का था। अभी उसने लड़ने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने एक झटके से उसे खुद से लगाया, फिर उसकी नर्मो मुलायम थोड़ी पकड़कर ऊंची कर उसकी सांसों पर हावी हो गया। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कंवल का नॉवल बेनाम रिश्ता की किस्त नंबर 5 लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। आशिर और डैड की काफ़ी बन रही थी। वो दोनों शतरंज खेलने लगे। इसी दौरान मेरा बचपन का साथी सलमान भी आ गया। आशिर सबसे यूं घुल मिल गया था जैसे सालों से जानता वो मेरे वालिदैन को यूं इज्जत दे रहा था जैसे वो उसके ही वालिदैन हो। इस लम्हे न जाने क्यों मैं सोचने लगी कि कितना ही अच्छा होता कि सर उसामा की जगह आशिर मेरा जीवन साथी होता। माना वो उनकी तरह करोड़पति नहीं, लेकिन वो रिश्तों को अहमियत देना जानता है, निभाना जानता है। उसामा मैं घर पहुंचा तो खामोशी मेरा खैर मुकद्दम करती मिली। मेहरू बीबी मेरी एक आवाज़ पर वो दौड़ी चली आई थी। जी मास्टर, लैबा सो चुकी है क्या? नहीं, वो तो आज ऑफिस से घर ही नहीं आई। उनका जवाब सुन मैंने अपनी पेशानी मसली। घर नहीं आई? शायद वो अस्पताल गई होंगी। अस्पताल क्यों? उनके वालिद अस्पताल में है ना, उन्होंने बताया था मुझे। क्यों? मैं थोड़ा परेशान हुआ। आखिर वो मेरे प्रोफेसर थे, उन्हें हार्ट अटैक आया था। मेहरू बीबी की पूरी बात सुन मैंने ड्राइवर से फौरन गाड़ी निकालने को कहा। मैं मीटिंग में था पहले, इसलिए आदत के मुताबिक सेल साइलेंट पर लगा दिया था। अब जब देखा तो लाइबा की मिस कॉल स्क्रीन पर शो हो रही थी। मैंने लाइबा के सेल पर कॉल बैक की ताकि अस्पताल के मुतालिक पूछूं, मगर कॉल रिसीव ना हुई। इसलिए मैंने अपने बंदे से लाइबा की लोकेशन मालूम करने का कहा। जैसे ही मुझे अस्पताल की लोकेशन का इल्म हुआ, मैं वहां फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए पहुंचा। प्रोफेसर के रूम से बाहर ही काफी हंसने की आवाजें आ रही थी। मैंने हल्का सा डोर खोलकर देखा तो मुझे सामने ही लाइबा और बाकी सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आए। प्रोफेसर उसी लड़के के साथ बैठकर चिप्स चेस खेल रहे थे जिसे मैंने लाइबा को ऑफिस से ले जाते देखा था, जिसकी लीफ लाइबा के साथ मेरे ऑफिस में पहुंची थी। आज शेर में जेरे लब बड़बड़ाया। उनकी फैमिली कितनी हैप्पी और कंप्लीट थी मेरे बगैर, ये देख मेरे दिल में उदासी छाई। लेकिन अगले ही पल इस उदासी को झटकता मैं रूम में दाखिल हुआ। मुझे देखते ही लाइबा के चेहरे पर चंद लम्हों पहले बिखरी खूबसूरत मुस्कुराहट गायब हो गई थी। सर, आप यहाँ? वो आशिर नामी लड़का जो मेरी कंपनी में मामूली सा वर्कर है, मुझे देखते ही अपनी जगह से खड़ा होकर मेरा वेलकम करने लगा। उसका रिएक्शन मेरे सीने में लगी आग को कुछ कम करने का सबब बना। वो मेरे वालिद सर उसामा के प्रोफेसर हैं। लाइबा के जुमले पर मेरे कान खड़े हुए। है ना डैड? अपने वालिद की गर्दन के गिर्द अपनी दोनों बाहें डालकर वो मुस्कुरा कर बोली। हाँ, उसामा मेरा सबसे काबिल स्टूडेंट था। प्रोफेसर साहब फौरन मेरी तारीफ करने लगे, जबकि मेरी निगाहें उस चालाक लड़की पर टिकी थी। कितनी सफाई से वो मेरा शौहर वाला इंट्रोडक्शन खा गई थी। और साथ इनका दामाद भी। मैंने होठों को ट्विस्ट कर उसे जताते हुए तुर्की पे तुर्की मारी तो वो दम बखुद होकर मुझे देखने लगी। मैं अच्छे से देख सकता था आशिर के चेहरे के उड़े हुए रंगों को। सॉरी माय बॉय, मगर ये औरत मेरी है। मैंने आशिर की आंखों में आंखें डाल ऐलान किया था। आशिर, सर उसामा का इंकशाफ मेरे सर पर एटम बॉम्ब की तरह फूटा। मेरा दिल टूटा था। मैं उसे कोई आज या कल से पसंद नहीं करता था। मेरी पसंद बहुत पुरानी थी। सब देखते थे कि मैं उसे कैसे देखता हूँ, बस नहीं देखा तो कभी उसी ने नहीं देखा। मैंने बड़ी हिम्मत जमा कर उसे पार्टी में बुलाया। वो पार्टी मैंने दरअसल उसी के लिए रखी थी। दोस्त तो सिर्फ बहाना थे ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। मैं उसे प्रपोज करने की सोच रहा था। मेरी आंखों से में आंसू भर आए। वो मेरे इन ख्वाबों में से थी जो मेरी औकात से बाहर के थे। मैं जितना पूरे महीने में कमाता हूँ, इतना उसका शौहर एक वक्त के खाने की टिप देता होगा वेटर को। ये ख्याल आते ही मैं खुद पे हंसने लगा। अच्छा, अब चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं चाह कर भी अपने जज्बात को बिखरने से नहीं रोक पा रहा था, इसलिए तेजी से विदा लेकर मैं रूम से बाहर निकला। बाहर आते ही मैंने अपनी आंखें जोर से मीची। मेरे बेताब आंसू फौरन बह निकले। लाइबा गाड़ी में मामूल के मुताबिक खामोशी तारी थी। मैंने उनसे नहीं पूछा कि वो अस्पताल कैसे पहुंचे, उन्हें लोकेशन कहाँ से मिली। जितने वो अमीर थे, यकीनन ये उनके बाएं हाथ का खेल था। गाड़ी की खामोशी उनके सेल की रिंग ने तोड़ी। मैंने यूं ही कनखियों से उनके सेल की स्क्रीन देखी, जहां फरजीन नाम अलग ही चमकता हुआ नजर आया। एज एक्सपेक्टेड उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इस कॉल से एक बात तो साफ जाहिर हुई, वो फरजीन नामी लड़की उनका माजी नहीं थी। अभी तक कौन है ये लड़की आखिर? क्या ताल्लुक है उसका और सरुसामा का? अगर सरुसामा उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मैं अपनी सोचों में ही मगन थी जब ड्राइवर ने मेरी तरफ का डोर खोला।
सर उसामा मेरे साथ घर नहीं आए, वो बाहर से ही बाहर चले गए थे मुझे छोड़कर। मुझे नहीं पता मुझे क्या सूझी, लेकिन मैं शिद्दत से चाहती थी ये जानना कि फरजीन और सर उसामा का क्या रिश्ता है। मैं थक गई थी इस पहेली भरी जिंदगी से, जिसमें मेरे इर्द गिर्द सवाल ही सवाल थे। जवाब जानने के लिए मुझे उनका पीछा करना सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। मैं फौरन ही घर से निकली। आज किस्मत शायद खुद मेरा साथ दे रही थी, मुझे फौरन ही टैक्सी मिल गई। उनकी गाड़ी एक क्लब के आगे जाकर रुकी। मैं उससे पहले कभी क्लब नहीं आई थी, ना ही मैंने कभी इन अमीरों की नाइट लाइफ देखी थी, इसलिए ये सब मेरे लिए बहुत नया था। इनका पीछा करने के चक्कर में मैं यहाँ पहुंच तो गई थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा था अंदर जाने में। मैं अंदर दाखिल हुई तो रंग बिरंगी लाइटें और लाउड म्यूजिक मेरा खैर मुकद्दम करते मिला। मुझे वहां का माहौल बहुत अजीब लगा। बरहना लिबासों में नाचती हुई लड़कियां मुझे खौफजदा कर रही थी। सर उसामा ऐसी जगह क्या करने आते थे भला? मैंने अच्छी तरह सब जगह देखा, लेकिन मुझे सर उसामा वहां कहीं नहीं मिले। वो यहीं आए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर वो कहाँ चले गए? मैं इन्हें ढूंढते हुए सेकंड फ्लोर पर गई, लेकिन वेटर ने मुझे अंदर ना जाने दिया, ये कहकर कि वहाँ सारे रूम प्राइवेट है, वहाँ जाने के लिए मेरा बुकिंग करवाना जरूरी है। क्या क्या होता है इन प्राइवेट रूम्स में? मैंने हिचकिचाती जबान के साथ इस्तफसार किया। सब कुछ जो आप करना चाहे मैम, उसने मेरे सवाल पर खासा मजहका खैज अंदाज में जवाब दिया। इसी लम्हे मेरे सामने एक कमरे से लड़का लड़की निकले। वो लड़का अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था और लड़की अपने बाल सेट कर रही थी। उन्हें देखने के बाद कोई भी बता सकता था कि अंदर क्या हुआ है, जिसे देख मेरे औसान खता हुए। लाइबा, मैं फौरन वहां से वापस जाने की नीयत से मुड़ी। अभी दो तीन कदम ही हड़बड़ा कर चली थी कि सामने से किसी ठोस चीज से टकराई। निगाह उठाई तो सामने अपने संगदिल महबूब को खड़ा पाया। उसामा। उसामा माजी। सर मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ, एक टैक्सी हमारा पीछा कर रही है। मेरे ड्राइवर की इत्तला देते ही मेरे कान खड़े हुए। मैंने फौरन मेहरू बीबी को कॉल की लाइबा के मुतालिक पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि वो तो घर आई ही नहीं। सर क्या करना है? ड्राइवर के पूछते ही मैं कुछ लम्हे सोच में पड़ा तो मेरी बिल्ली पंजे निकालने लगी। ये मैं अपनी पेशानी मसलते हुए जेरे लब बड़बड़ाया। गाड़ी क्लब की जानिब ले लो। मेरे हुक्म देते ही ड्राइवर ने गाड़ी क्लब क्लब की जानिब ली। मुझे पता था वो मेरा पीछा कर रही है और मैंने खामोशी से उसे करने भी दिया। हाल क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरे गुर्राकर सवाल पूछते ही वो सहम सी गई। मैं देख रहा था कैसे उसका पूरा वजूद लरज रहा था, लेकिन गलती उसी की थी। उसे मेरा पीछा नहीं करना नहीं चाहिए था, हरगिज नहीं। जो राज अभी उससे पोशीदा है उन्हें छुपा ही रहना चाहिए, जब तक मैं महसूस न करूं उन्हें उस पर आश्कार करने का। मैं उसके पास कोई जवाब नहीं था, और होता भी कैसे? क्या कहती कि मेरा पीछा करती हुई आई है? तुमसे तो मैं घर चल के बात करता हूँ। मैंने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ते अपने करीब कर कान के पास मुंह लाकर दांत पीसते हुए सरगोशी की। फिलहाल मैं अभी यहाँ मीटिंग के लिए आया हूँ, इसलिए चुपचाप साइड में जाके खड़ी हो जाओ फर्स्ट फ्लोर पर और मेरा इंतजार करो। साथ ही घर चलेंगे। वो नादान लड़की नहीं जानती मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था एक छोटी मीटिंग क्रिएट करना। मुझे उसे शर्मिंदा करना था, इतना शर्मिंदा कि वो आइंदा कभी मेरा पीछा करने का सोचे भी ना। मिस्टर उसामा। दो लड़के मेरा नाम पुकार कर मेरी जानिब आए। मैंने लाइबा के सामने उन्हें खासा इज्जत और एहतराम के साथ हाथ मिलाकर प्राइवेट रूम की जानिब रास्ता दिया। मैं लाइबा को आंखों ही आंखों में वार्निंग देता उनके साथ चल दिया था। वो बहुत शर्मिंदा नजर आ रही थी और यही तो मेरी चाहत थी। लाइबा। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था अपनी बेवकूफ़ी पर। मैं क्या सोच के उनका पीछा करते यहाँ आई? मैं बस अब यही सोच रही थी कि घर जाके उन्हें क्या कहूंगी। उनकी मीटिंग में जाते ही मैं फर्स्ट फ्लोर पर साइड में आकर खड़ी हो गई। मुझे नहीं पता था इस तरह के माहौल में भी मीटिंग्स होती हैं। अमीर लोग और उनके चौंचले। मैं बस वहां खड़ी ही हुई थी कि कुछ लड़कियां मेरे पास आकर मुझे घेरे में लेने लगी। मुझे बहुत अजीब लगा, खास तौर पर उनकी नजरें। जिन निगाहों से वो मुझे देख रही थी, ऐसा लग रहा था मेरा एक्सरा ले रही हैं सर से पांव तक। ओ नो। मेरा तो दिल टूट गया यार। उसामा ने किस नमूनी को पसंद किया है? इनमें से एक जो सबसे ज्यादा कम कपड़े पहनी हुई थी अपने दिल के मकाम पर हाथ रख मुझे हकारत से तकते हुए बोली। उसके साथ तीन खड़ी लड़कियां मजाक उड़ाने लगी। वाकई फरजीन का तो चलो फिर एक लेवल था, मगर ये। इनमें से दूसरी मेरे दुपट्टे को टच करते हुए मुंह बसूर कर कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसामा की पसंद को हुआ क्या है। इतनी हाई क्लास पसंद के बाद डायरेक्ट बिल्कुल कचरा। उफ, मतलब यार पसंद करनी भी तो थी तो थोड़ी उसकी लेवल की करता। फरजीन देखेगी तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगी। तीसरी वाली कहकर जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसी मेरी रूह को छल्ली कर रही थी। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कुछ भी तो नहीं जानती सर उसामा के मुतालिक। कहने को मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तो लोग उनके बारे में जानते हैं। मैं नहीं जानती मैं फरजीन जैसी दिखती हूँ या नहीं।
वो कितनी हाई क्लास है, उनमें कितनी थर्ड क्लास, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मैंने सर उसामा को फोर्स नहीं किया था मुझसे शादी करने के लिए। वो खुद आए थे मेरे घर रिश्ता लेकर, खुद उन्होंने मुझे पसंद किया। मैं मानती हूँ मैं सही तरह चल नहीं पाती, ना सही से बात कर पाती हूँ, मैं डर जाती हूँ ज्यादा लोगों की भीड़ को देखकर। मैं एक आम से मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की हूँ, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरा मजाक उड़ाए, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाए, वो भी मेरे सामने खड़े होकर मेरे दुपट्टे को टच कर करके। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे, जिन्हें मैं बमुश्किल पीछे की जानिब धकेल रही थी। अचानक मुझे तस्वीर क्लिक होने की आवाज आई। मैंने नजर उठा के देखा तो उनमें से एक मेरी तस्वीर ले चुकी थी। मैं इसे फरजीन को सेंड करती हूँ, देखना कितना मजा आएगा, उसे भी तो पता चले उसामा किस नमूनी के साथ फिर रहा है। उनकी बातों से ऐसा फील हो रहा था जैसे फरजीन सर उसामा की बीवी और मैं कोई दूसरी औरत जिसकी दोस्तों से तस्वीरें सेंड कर रही थी, ये कहकर के देखो तुम्हारा शौहर चीट करते पकड़ा गया दूसरी औरत के साथ। मत कर यार, खामा दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तू जानती नहीं उसामा के मामले में वो कितनी पोजेसिव है। यकीन मान अगली फ्लाइट से ही वो वापस पाकिस्तान में होगी। इस जैसी का क्या है, ये तो आती जाती रहती है। उसका आखिरी जुमला मेरे दिल को किरची किरची कर गया था। क्या मतलब था इस आखिरी जुमले का? क्या समझ रही थी ये लड़कियां मुझे? क्या मतलब था इस आखिरी जुमले का? क्या समझ रही थी ये लड़कियां मुझे? शायद वही जो उनकी सेक्रेटरी समझ रही थी। वैसे एक रात के कितने देता है उसामा? उनमें से एक ने आंख विंक करते हुए मुझसे पूछा, और फिर बाकी दोनों से ताली मारने लगी। ये मेरे सब्र की इंतहा थी। मैं जो मुट्ठियां पीछे खड़ी थी इतनी देर से, मुझसे अब मजीद रहा ना गया, और मैंने एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। यू विच! उसने मुझे पलट मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर फौरन ही मरोड़ दिया। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, मैं किसके लिए लड़ रही हूँ? उस शख्स के लिए जो मुझे इज्जत नहीं दे रहा, जो मुझे दुनिया के सामने अपना नहीं रहा, जिसने मुझे दुनिया के सामने गाली बना दी है। मैं उनसे लड़कर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैं इस लड़की को उन पर धक्का देकर, उन दो पर धक्का देकर वहां से फौरन भागी। शुक्र था कि टैक्सी ड्राइवर अभी तक गया नहीं था। मैं फौरन टैक्सी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। अभी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि मेरी जानिब का डोर खुला और सर उसामा का चेहरा नमूदार हुआ। उन्होंने फौरन ही मेरा बाजू पकड़कर दबोचा और मुझे खींच कर टैक्सी से बाहर निकालने लगे। मैं उस शख्स की पकड़ से आजाद हो जाना चाहती थी, मैं इस शख्स से दूर चली जाना चाहती थी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, ये सोच मैंने एहतजाज बंद कर दिया। मैं अपने घर नहीं जा सकती थी। मेरे वालिद अस्पताल में थे, उनकी हालत पहले ही खराब थी। ऐसे में एक शादीशुदा बेटी उनके घर आकर बैठ जाए तो उनकी तबीयत क्या असर कबूल करेगी, ये मैं समझ सकती थी। मैं खामोशी से उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का सफर हर बार की तरह खामोशी में गुजरा, लेकिन वो खामोशी फकत बजाहिर थी, दिल में तो शोर बरपा था मेरे। मेरी रूह तड़प रही थी, मेरी इज्जत नफ्स मुझसे भीख मांग रही थी कि इस शख्स का साथ छोड़ दो। हम घर पहुंचे तो मैं उनके ड्राइवर का इंतजार किए बगैर गाड़ी का डोर खोलकर खुद ही घर में दाखिल हो गई। लाइबा लाइबा, वो मेरे पीछे आए थे। उनकी आवाज खासा बरहम थी, लेकिन मैंने तवज्जो न दी। मैं अपने कमरे में दाखिल हो गई। मैं जल्दी से कमरे का दरवाजा लॉक कर देना चाहती थी इससे पहले कि वो अंदर दाखिल हो, और मैंने करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने अपना जूता अड़ा दिया। मैं इतना गुस्से में थी कि मैंने फिर भी ताकत आजमाई ना छोड़ी। मैं दरवाजा बंद करने के लिए ताकत लगा रही थी और वो खोलने के लिए हम दोनों ही अड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये शख्स हर बार की तरह अपनी मगरूर चाल चलता अपने कमरे की जानिब क्यों नहीं जा रहा, क्यों मेरे पीछे आया है। मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इस वक्त इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखनी। लाइबा, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, हम बात करते हैं बैठकर। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, मैं हलक के बल चीखी और मजीद ताकत लगाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उन्होंने एक झटके से दरवाजा खोला और मैं पीछे की जानिब गिरी। मेरा सर जोर से बेड से टकराया। क्या बचपना था ये! देखो लग गई ना तुम्हारे, अब दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। वो फिक्रमंद लहजे में कहते अपना हाथ मेरे सर के पास ले जाने लगे। टच मत कीजिएगा मुझे, मुझे आपकी ये झूठी फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप बस दूर रहे मुझसे। उसामा। मैं प्राइवेट रूम से बाहर निकला तो मेरी निगाह फरजीन की दोस्तों पर गई जो लाइबा को घेरे खड़ी थी। शिट! मैं फौरन ही सीढ़ियां उतरकर उन तक पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। लाइबा मेरे सामने ही इन तीनों को धक्का देकर वहां से भागी। मैं बस जानना चाहता था उन्होंने क्या बकवास की है लाइबा से। यही वजह थी कि मैं उसके पीछे कमरे तक आया। मीटर तो मेरा तब घूमा जब वो लड़की मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करने लगी। मैं इतनी देर से सिर्फ अपने निस ताकत लगा रहा था ताकि उसे चोट ना लग जाए, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन ताकत लगानी पड़ी। मेरे एक जोरदार झटका देते ही वो पीछे की जानिब गिरी। उस लम्हे में सिर्फ इसे देखने के लिए करीब आया था, लेकिन उसने मुझे फिर टच ना करने दिया खुद को। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन जब जब वो मुझे अपने आप को टच करने से रोकती थी मेरे दिल में एक आग सी जल जाती थी।
क्यों किया आपने मुझसे शादी? अचानक ही वो अपनी सब्ज रंग आंखें मेरी आंखों में गड़ाते इस्तफसार करने लगी। क्या मतलब? मैंने उलझे लहजे के साथ पूछा। मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं किया, बस इतना पूछा है कि क्यों किया आपने मुझसे शादी? वो फिर अपना सवाल दोहराने लगी, उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी मुझ पर। क्यों करता है एक मर्द शादी? मैंने लापरवाही से सवाल उल्टा। मेरे साथ ये गेम खेलना बंद करें। अब अब आपको मैं पसंद नहीं, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन आप मेरा हाथ तक नहीं पकड़ते। ऑफिस हो या घर, हम अजनबियों की तरह रहते हैं। आपने मुझे अपनी जिंदगी में बस एक शो पीस की तरह रख रखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों। वो हर बार की तरह एक ही शिकवा कर रही थी कि मैं उसे पसंद नहीं करता, उसे उसके हकूक नहीं देता। मैं देख सकता था वो कितनी तकलीफ में थी, कितनी टूटी, कितनी बिखरी हुई सी। मेरे दिमाग ने मुझे अलर्ट जारी किया कि ये लड़की मेरे लिए अब खतरनाक होती जा रही है, खास तौर पर इसकी वो खूबसूरत सब्ज रंग आंखें। मुझे इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों मेरे पाँव अपनी जगह मुंजमद हो गए। मैं अच्छे से वाकिफ था कि ये मेरा ट्रैक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं रोक सका खुद को उसकी जानिब अपने कदम बढ़ाने से। उसके लरजते होंठ जैसे मुझे दावत दे रहे थे कि इन्हें छू कर देखूं। मैं हमेशा उसकी लिपस्टिक कभी फर्श पर तो कभी शीशे के दरवाजों पर छपी देखता, जो मेरे जिस्म को सुलगा के रख देती थी। वो नादान लड़की तो जानती भी नहीं होगी कि कैसे उसकी मासूम बेवकूफियां मुझे खींच रही थी उसकी जानिब और मजबूर कर रही थी कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊं। और मैंने फैसला कर लिया था, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा, जिंदगी भर उठाऊंगा। वो अपने वजूद में हिम्मत जमा कर मेरे रूबरू खड़ी हुई। उसका इरादा लड़ने का था। अभी उसने लड़ने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने एक झटके से उसे खुद से लगाया, फिर उसकी नरम और मुलायम थोड़ी पकड़कर ऊंची कर उसकी सांसों पर हावी हो गया। अगला सीन। लाइबा। आंख खुली तो सर उसामा मेरे बराबर में मौजूद नहीं थे। मेरी घड़ी पर नजर गई तो मैं हक्का बक्का रह गई। 1 बज गया था। मैं काफी लेट हो चुकी थी ऑफिस के लिए। मुझे इस बुढ़े इरशाद ने छोड़ना नहीं था। मैं फौरन ही उठकर वॉशरूम की जानिब भागी। अभी मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती, इससे पहले दरवाजा दूसरी जानिब से खुला और मैं मारे शौक के साकित हुई। सारूसामा नहाकर निकले थे। उनकी लॉयर बॉडी पर वाइट कलर का टॉवल बंधा था। उनके रेशमी स्याह बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो बूंदें उनके चेस्ट पर जाके ठहरी और मेरी सांस भी वहीं ठहर गई। देर हो रही है मुझे। मैं तो उन्हें देख अजीब सी कैफियत में गिरफ्तार हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतना खूबसूरत और हैंडसम लड़का मेरा हस्बैंड है। कल रात किसी हसीन ख्वाब से कम ना थी मेरे लिए, लेकिन उनकी बेमुरव्वत व अनरूठी आवाज़ ने मुझे एहसास दिलाया कि उठने का वक्त हो गया है। मुझे नहीं इल्म कल रात वो मेरे क्यों करीब आए, लेकिन इतना ज़रूर इल्म है कि अभी भी सिर्फ वो मेरे बॉस हैं दुनिया की नज़र में। सॉरी। मैंने फौरन माजरत करके उनके लिए रास्ता छोड़ा। आपने मेरे कल के सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों किया आपने मुझसे शादी? मैंने फिर सवाल किया, ये जानते हुए भी कि उनका मूड बुरी तरह ऑफ हो जाएगा और हमारे रिश्ते की जो हल्की सी प्रोग्रेस अच्छी हुई है वो भी खत्म, क्योंकि चोट लग गई थी मेरे दिमाग पर। वो निहायत मीठे लहजे में गोया हुए। हाँ। मैं बेयकीनी से उलझ कर। तो और क्या जवाब दूं? टाइम देखा है तुमने? 1 बज रहा है। बात करने का भी कोई मौका महल होता है? वो अचानक ही मुझ पर करीब आकर भड़के तो मैं सहम कर वॉशरूम के दरवाजे से जा चिपकी। मेरे चिपकते ही वॉशरूम का दरवाजा अचानक अंदर की जानिब खुला और मैं पीछे की जानिब धड़ाम करके गिरी। आह, मेरे बहुत जोर से टाइल से सर के पिछले हिस्से पर लगी थी। कितना पत्थर दिल आदमी है ये! बजाय मुझे उठाने के वो तो मुझे इसी हालत में छोड़कर कमरे से निकल गए थे। मैं दिल ही दिल में कुड़कुड़ाती अपना सर मसलते हुए उठी। अगला सीन। मैं ऑफिस पहुंची तो वहां का माहौल ही अलग था। मैंने देखा वहां पुलिस आई हुई थी और पता नहीं क्यों उन्हें देखने के बाद मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। ये है लाइबा। इरशाद साहब ने मेरी जानिब देखकर उस पुलिस वाले को इशारा किया। मैं घबरा गई। आखिर चल क्या रहा था? मिस लाइबा, आपको कंपनी के डिजाइन चोरी करने के केस में अरेस्ट किया जाता है। ये जुमले मेरे औसान खता कर गए। मैं भला अपने ही शौहर की कंपनी का डिजाइन चोरी क्यों करने लगी? मैंने कोई चोरी नहीं की। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं फौरन अपनी सफाई में बोली। नॉवेल अच्छा जा रहा है, सस्पेंस बहुत ज़्यादा है। कौन है ये फरजीन? और जी ये लाइबा के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया है? आई थिंक सर उसामा की सेक्रेटरी ने किया होगा, कि वो काफ़ी जेलस हो रही है। तो देखते हैं किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।